देखिए, भारत की बात बताता हूं को शुरू करते हैं। पहली खबर आपके सामने रख देते हैं और जो पहली खबर है बंगाल की, क्योंकि पूरे बंगाल से लेकर दिल्ली और देश भर में इस वक्त नए सीएम शुभेंदु अधिकारी और उनके एक्शन की चर्चा हो रही है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर शुभेंदु ताबड़तोड़ बुलडोजर चलवा रहे हैं। आसनसोल के बंदपुर में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। यहां बुलडोजर गरजे और अतिक्रमण हटाने लगे। देखिए, आसनसोल में पश्चिम बंगाल में अतिक्रमण हटाया गया तो सामने आई टीएमसी के कब्जे की हकीकत। आरोप है कि टीएमसी ने अवैध कब्जा करके अपना यहां दफ्तर तैयार कर लिया था, लेकिन अब शुभेंदु ऐसे सारे अवैध कब्जों को खाली कराने में लगे हुए हैं। ये देखिए एक और तस्वीर। तो ये टीएमसी का अवैध दफ्तर तोड़ा जा रहा है, उसी की तस्वीर है। देखिए, शुभेंदु सरकार का एक्शन सबसे ज्यादा टीएमसी और उनके नेताओं पर इस वक्त हो रहा है, क्योंकि उन्हीं पर भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे के सबसे ज्यादा आरोप हैं। टीएमसी इस एक्शन का कड़ा विरोध भी कर रही है। कोलकाता में कुणाल घोष समेत दर्जनों टीएमसी नेता सड़क पर उतर आए और कहा कि वो शुभेंदु के फैसले के सामने झुकेंगे नहीं। ये देखिए, बंगाल के धरती से उखाड़ के फेंकना है और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस का ये लड़ाई है, जिसका लीडरशिप दे रहे हैं हमारा ममता बनर्जी। ये बुलडोजर पॉलिटिक्स बंगाल के धरती से उखाड़ के फेंकना है और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस का ये लड़ाई है, जिसका लीडरशिप दे रहे हैं हमारा ममता बनर्जी। और इधर टीएमसी ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है तो उधर सीएम शुभेंदु रोज मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को कड़े एक्शन का निर्देश भी दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारियों के साथ सीएम की ये अहम बैठक। डिस्कशन एवं मेजर्स एवं रोड मैप तैरी करेছি, যে রোড ম্যাপের মধ্য দিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করে आज के আমরা। उधर हुगली में टीएमसी के कुछ नेताओं का नाम राज्य में हिंसा फैलाने के पुराने मामले में सामने आया तो शुभेंदु की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्त में ले लिया। ये देखिए, हेलो लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा घमासान बकरीद से पहले उनके एक फैसले पर है। बकरीद में कुर्बानी के लिए शुभेंदु सरकार ने नया फैसला लिया और तो बंगाल में इसको लेकर बवाल मच गया। देखिए, बंगाल में गायों को खरीदना और बेचना तक कम हो चुका है। इसी बीच ये बीएसएफ ने एक्शन लिया और ऐसे जो गो तस्करी करने वाले हैं उन पर शिकंजा। उसी की तस्वीर। যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে, এটা আমাদের বছরে একটা উৎসব। তাই তোমরা এটা যেহেতু তোমাদের মাথা যে গালে, তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে নেই? सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बकरीद से पहले घमासान है। औरंगाबाद में पशु तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हुआ। भारी संख्या में गायों के साथ तस्कर पकड़े गए हैं और ऐसा पश्चिम बंगाल में ना हो इसके लिए सीएम शुभेंदु कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. 556 Islamic nations, where you can go. आज के আমরা কি बंगाल में शुभेंदु ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर
सड़क पर नमाज और बकरीद में कुर्बानी तक के नए फरमान जारी किए गए हैं। तो उनके फैसलों से कोलकाता से दिल्ली तक संग्राम और कोहराम मचा है। टीएमसी और विपक्षी नेता शुभेंदु पर आस्था से खिलवाड़ और बदले की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। सरकार अब इसमें घुस जाए कि आप ये जानवर कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो तो किसी के धर्म में एनक्रोचमेंट है। लेकिन शुभेंदु सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जो नियम से चलेगा उसका विकास होगा और जो नियम तोड़ेगा बंगाल में उसका पूरा हिसाब होगा, और वो भी ताबड़तोड़। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बकरीद और नमाज पर आर पार की लड़ाई है। अब शुभेंदु सरकार क्या कह रहे हैं देखिए। बंगाल में बकरीद पर अब एक ही दिन की छुट्टी होगी। ममता सरकार में बकरीद पर 2 दिनों की छुट्टी होती थी, लेकिन सीएम शुभेंदु ने ममता का पुराना फैसला पलट दिया। इससे पहले बकरीद में गाय की कुर्बानी पर कड़ा बैन लगाया गया है। दूसरे जानवरों की कुर्बानी के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी। सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पर भी पाबंदी। बरकाने पर हुमायूं जैसे नेताओं को नियम मानने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर नमाज पर भी पाबंदी लागू की है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन यानी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नए फैसले के बाद जुमे की नमाज भी मस्जिदों में ही हुई। उधर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? बकरीद पर नए नियम के खिलाफ टीएमसी पहले हाईकोर्ट गई, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है, यानी कोर्ट ने कुर्बानी पर सरकार का फैसला रोकने से मना कर दिया। अब तृणमूल कांग्रेस सड़क पर नमाज पर रोक के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। ममता ने कालीघाट में टीएमसी के पार्षदों के साथ एक अहम बैठक की। इसमें ममता बनर्जी ने पार्षदों को शुभेंदु के फैसलों का विरोध करने को कहा और खबर है कि उन्हें सड़क पर नमाज को लेकर कोर्ट में जाने को कहा गया है। हुमायूं कबीर, मुसलमान कुर्बानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं। बकरीद पर गाय, बकरे और ऊंट की भी कुर्बानी होकर रहेगी। सीएम शुभेंदु सरकार चलाएं, धार्मिक परंपराओं में दखल ना दें। महमूद मदनी क्या कह रहे हैं? हर मुसलमान अपने हिस्से की कुर्बानी अदा करने की पूरी कोशिश करे, लेकिन कुर्बानी करने वाले सरकार दिशा निर्देशों का भी पालन करें। कानूनी तौर पर बैन जानवरों की कुर्बानी से परहेज किया जाए। बकरीद में कुर्बानी के साथ साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए। जानवरों के अवशेष सड़क, गलियों या फिर नालियों में हरगिज ना फेंकें। भड़काने के लिए कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। और अब बकरीद से पहले शुभेंदु के फैसलों से कैसे बवाल मचा है, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं सियासतदान। सुनिए जरा। काउ स्लॉटर 14 साल के नीचे का कोई गाय और गाय का जो फैमिली है उनको नहीं काटा जा सकता है। दूसरे राज्य में ये नियम नहीं है या कम है या दूसरे तरह का है, लेकिन बंगाल में है और पिछला सरकार के टाइम में भी ये था, लेकिन कोई लागू नहीं किया है अपना वोट बैंक के लिए। और अगर गलती से भूल सर्टिफिकेट भी दे दिए, जो भी देगा उसका व्यवस्था हम लोग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी सब पे टिकी हुई है। उनके पास विकास के लिए कोई रोड मैप तो है नहीं। उनको राग एक ही अलापना है, रोड पे नमाज, कुर्बानी। अरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं कर रहा। मुस्लिम समाज तो खुद आगे बढ़कर के बंगाल से लेकर के देश भर में मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत, जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो खुद बाकायदा कह रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है। पशुओं में गाय का विशेष दर्जा है। हर व्यक्ति में उसका बारे में श्रद्धा है, भावना है। चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, चाहे पूजा हो, कानून के बाहर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ कानून का राज नहीं था, शासन करने वाले शासक का राज था। अभी संविधान का, कानून का राज होगा और सबको मानना पड़ेगा। हर आदमी का अपना अपना धर्म होता है। अगर उनके धर्म इस चीज की इजाजत देता है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी लोग पालन करते हैं, हम सभी लोग उनका आदर करते हैं। अगर माननीय न्यायालय ने इस तरीके का कोई वक्तव्य जारी किया, आदेश, कोई फैसला सुनाया है, तो मैं समझता हूँ सबको न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। जो बाबर की भाषा बोलेगा, जो तैमूर लंग की भाषा बोलेगा, जो औरंगजेब की भाषा बोलेगा, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस हुमायूं कबीर को बाबर के पास भेज देना चाहिए। तो सुन लिया आप लोगों ने कि सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, सबके अपने अपने मत हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के फैसलों का असर भी दिखने लगा है। देखिए, कोलकाता समेत कई जगह पर अब सड़क पर नमाज बंद होने लगी है। सबसे बड़ी खबर। वहीं मौलाना अरशद मदनी जैसे मुस्लिम धर्मगुरु भी नियम मानने और गायों की कुर्बानी से बचने की अपील कर रहे हैं।
गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो, मैं मुतालबा करता हूं। आइए जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि बकरीद पर क्या कुछ कहता है इस्लाम। देखिए, इस्लाम के मुताबिक बकरीद अल्लाह के प्रति आस्था और त्याग दिखाना है और सबसे प्रिय और कीमती चीज के त्याग को तैयार रहने का पैगाम है। आमतौर पर कुर्बानी में बकरा, भैंस, ऊंट और गाय का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देश में गाय काटने पर बैन है, इसलिए कुर्बानी से बचना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि उन्हीं जानवरों की कुर्बानी होती है जो जंगली ना हो और पूरी तरह फिट हो, यानी बीमार या फिर विकलांग जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती। बकरा कम से कम 1 साल का, भेड़ 6 महीने और भैंस 2 साल से कम के ना हो। जानवरों की कुर्बानी कभी खुली या फिर सार्वजनिक जगहों पर ना हो और दूसरे धर्म की आस्था और भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, वो आहत नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसे किसी जानवर की कुर्बानी ना हो जिससे माहौल खराब हो या बिगड़े। कुर्बानी का मकसद दिखावा या सिर्फ गोश्त खाना नहीं होना चाहिए। कुर्बानी के गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए होता है, तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा जाता है। बकरीद का मकसद सिर्फ कुर्बानी देना और मांस बांटना नहीं है, असली मकसद है भाईचारा, आपसी एकता और गरीबों की मदद। देखिए, इस्लाम में बकरीद और कुर्बानी को लेकर क्या नियम है, खुद सुनते हैं मुस्लिम धर्मगुरुओं के जरिए। जो जानवर हैं जो नहीं कर सकते हैं उनमें गाय है, बैल है, ऊंट है, इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती और ना ही ये ऐसी कुर्बानी जायज होगी। अगर कोई लोग चोरी छुपे भी अगर इसको कुर्बानी को करेंगे तो ये जायज नहीं है, हराम होगी। अल्लाह के यहाँ इन तरह की कुर्बानियों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। आस्था के नाम पर जिस तरह राजनीति हो रही है, ये राजनीति गलत है। हमने एक गाय रक्षा पार्टी बनाई है और वो बड़े पैमाने पर हम मुस्लिम उलमा से भी मिल रहे हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे और हिंदू जो गाय के नाम पर काम कर रहे हैं उन सब से भी मिलकर जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पर कोई चोट हो। जो भी जानवर हमारे देश में प्रतिबंधित हैं, जिनके ऊपर रोक लगी हुई है, बिल्कुल उनको ज़बह नहीं करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि जिन जानवरों की परमिशन संविधान ने आपको दी है उन्हीं जानवरों को बकरीद में ज़बह। इस्लाम एक पीस का रिलीजन है और अमन प्रमोट करता है, और अगर बड़े भाई के कोई आस्था अकीदे से कोई चीज जुड़ी है, जहाँ कानून उसको मना करता है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। गाय के कुर्बान ही करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब अपने मुल्क में कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि आप यहाँ पर गाय को ज़बह नहीं कर सकते, गाय की कुर्बानी हरगिज़ ना की जाए और ना अक्सर हिंदुस्तान में की जाती है, कुछ ही स्टेट्स में की जाती है, वहाँ पर भी इस पे बैन लगना चाहिए। बल्कि इसके अलावा जो और ऐसे जानवर हैं जिनकी कि इस्लाम में कुर्बानी की इजाज़त है, वो आप जो ऑल्टरनेट है उसको इख्तियार करें। और वहीं साथ ही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बेलाघाट में बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। अवैध मस्जिद की खबर मिली तो पहले नोटिस दिया गया और जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बुलडोजर की गाज गिर गई। तो पश्चिम बंगाल में अब बुलडोजर लगातार गरज रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कई बड़े फैसलों को पलट रहे हैं। ममता की बनवाई एक मूर्ति की भी खूब चर्चाएं हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर यह खास मूर्ति बनवाई, लेकिन बीजेपी शुरू से इसे विवादित बता रही थी और विरोध कर रही थी। ये देखिए, और सरकार बनने के 2 हफ्ते दिन के अंदर ममता बनर्जी की बनवाई मूर्ति हट गई। साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर अब 2 पैर तो दिख रहे हैं, लेकिन धड़ की जगह रखी फुटबॉल अब गायब है। तो बंगाल में ममता की जो बनवाई मूर्ति थी वो हट गई। आइए जरा समझ लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस मूर्ति को पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने डिजाइन किया
और सीएम की शपथ लेते ही शुभेंदु ने जिसे गिराने का ऐलान किया था, साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी उस मूर्ति को अब गिरा दिया गया है। इसे फीफा अंडर 17 विश्व कप से पहले 2017 में लगाया गया था। यह मूर्ति स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के बाहर लगाई गई थी। इस मूर्ति में फुटबॉल खेलने वाले विशाल पैर दिखाए गए थे। वो पैर विश्व बांग्ला लोगों में विलीन होते हुए प्रतीत होते थे। पैरों के ऊपर धड़ नहीं, फुटबॉल लगा हुआ था, जिस पर आपको बता दें, अब देखिए, इस बीच बंगाल के जो खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने इसे बेहद भद्दी करार दिया था, भद्दा बताया था। उन्होंने मेसी विवाद के लिए इस मूर्ति को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि जब से यह मूर्ति लगी टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए। अब खेल मंत्री के निर्देश के बाद मूर्ति को जमींदोज कर दिया गया है और स्टेडियम के आसपास बुनियादी ढांचा सुधारने का ऐलान किया गया है। तो ये अभी तक क्या कुछ हुआ एक्शन, ये आपको हमने बता दिया। बंगाल में ममता की बनाई मूर्ति हटी तो कैसे सियासत गर्मा गई और ममता सरकार के मंत्री क्या कह रहे थे, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये बहुत सारे जो स्पोर्ट्स लवर है उनसे भी मेरे पास कंप्लेन आया, युवा थे उनकी तरफ से भी मेरे पास बहुत सारा कंप्लेन आया कि ऐसा एक जो मूर्ति, एक काटा हुआ पैर, उसके ऊपर एक फुटबॉल जिसका कोई भी मीनिंगलेस, कोई ऐसा प्रतिभाधर खिलाड़ी, बंगाल से बहुत सारा फुटबॉल प्लेयर्स जिनके नाम बंगाल में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, वैसा कोई जो क्रीड़ाविद, वैसा कोई फुटबॉलर की मूर्ति वहां स्थापित। अनऑथराइज बिल्डिंग ही नहीं, अनऑथराइज कोई भी काम अब इस सरकार में नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति होगी और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह दिया। बुलडोजर पॉलिसी हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो होगा लीगली होगा। और जिसका ये हॉकर गरीब लोगों का ऊपर बुलडोजर चला रहा है ये लोग, वो तो बहुत सारे लोग तो भाजपा को वोट दिया था, अभी वो रो रहे हैं। पिछले 14-15 दिन में नई सरकार ने जो बैटिंग की है, मैं आपको इतना बता दूं, बंगाल की जनता बहुत खुश है उससे। अब कहां बुलडोजर चलेगा, कहां दूसरा हथौड़े से तोड़ा जाएगा, वो तो सरकार ठीक करेगी। अब कुछ लोग, कुछ पार्टियां तो जाके स्टे ऑर्डर भी ले रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर के खिलाफ कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी कानून है। चलिए, तो बात हो गई पश्चिम बंगाल की, लेकिन आपको यह बता दें कि देखिए, बुलडोजर की जो गाज है वो सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। कैसे, आइए बता देते हैं। देखिए, ये बुलडोजर का एक्शन जम्मू कश्मीर में लगातार, खासकर अभी जम्मू में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। ड्रग तस्करों पर कार्रवाई के लिए जम्मू के एक इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यह तस्वीर देख लीजिए अभी पहले। जम्मू की ये तस्वीर जहां ड्रग पैडलर्स के खिलाफ अभियान। अब देखिए, जम्मू के मिरान साहिब में भारी पुलिस की मौजूदगी में ड्रग्स तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। मिरान साहिब, जम्मू की तस्वीर। तो जम्मू की कार्रवाई और उसके बाद डोडा में भी एक्शन। डोडा में नशा तस्करों की संपत्ति भी जब्त की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये हो क्यों रहा है, ताकि नशा मुक्त हो जाए कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज रहे हैं और वो लोग खौफ में हैं जो नशे का कारोबार करते हैं या फिर उसमें संलिप्त हैं। नशे या ड्रग्स के काले कारोबार से इनका कनेक्शन है। जम्मू के मिरान साहिब में कुख्यात ड्रग तस्कर नवजोत सिंह उर्फ बबलू के काले खेल और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई में जुट गया। नशा तस्कर बबलू की पहचान इलाके में काफी दबंग और रसूख वाले की है, उसका बड़ा नेटवर्क चलता है। तो एक्शन से पहले पुलिस की भारी टीम वहां पर पहुंच गई। बुलडोजर एक्शन से पहले इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और फिर नशा तस्कर की 2 मंजिला इमारत पर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। नशे के कारोबार से बबलू ने करोड़ों का जो महल तैयार किया था, कुछ ही घंटों में देखते ही देखते प्रशासन ने उसे क्या कर दिया, जमींदोज, और पैगाम दे दिया कि जम्मू कश्मीर नशा मुक्त होकर रहेगा। तो दरअसल ड्रग तस्करी के खिलाफ 100 दिनों का यह अभियान चालू है और जम्मू कश्मीर में 43 दिनों में करीब 800 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
करीब 900 ड्रग तस्करों और पैडलर्स को जेल भेजा जा चुका है। 59 तस्करों को एनडीपीएस प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ड्रग पैडलर्स के 47 घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। 373 संदिग्धों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। 81 नशे के कारोबार के 81 अड्डों को ध्वस्त किया गया है। 101 अचल संपत्तियों को जब्त और कुर्क किया जा चुका है। देखिए, करोड़ों रुपए की अन्य संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। तस्करों से जुड़े 180 आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए। इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नशा और ड्रग तस्कर के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। अब सुनवा देते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और अधिकारी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक एसओपी बनाई हुई है कि केवल क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं दर्ज होगा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा, अगर व्हीकल है रजिस्ट्रेशन है तो वो भी निरस्त होगा, आधार कार्ड निरस्त हो इसके लिए भी रिकमेंडेशन करेंगे, पासपोर्ट है तो वो भी निरस्त हो, इसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट तो पिट एनडीपीएस में प्राविधान है। सरकारी जमीन पर आपने महल खड़ा कर लिया तस्करी के पैसे से, तो वो तो किसी हाल में सरकारी जमीन है तो प्रशासन उसको ले ही सकता है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिमॉलिश अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़। ड्रग पेडलर्स और उस पैसे से कुछ जो प्रॉपर्टीज बनाई गई है विदाउट एनी नोन सोर्स ऑफ इनकम जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। और आज के केस में हमारे यहाँ पे नवजोत सिंह जो हैं, जिनके ऊपर जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी आपको ब्रीफ किया कि 15 एफआईआर्स उनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं अंडर एनडीपीएस, और उनकी ही प्रॉपर्टीज जो थी यहाँ पे, उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, मदर फादर रहते हैं, उनके घर को छोड़ के बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड थी फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, उनको आज टारगेट किया गया। जो ड्रग डीलर्स हैं उनको यही कहना है कि आप पे नकेल जो आप देख रहे हैं कि कसी जा रही है और कसी जाएगी, इसलिए छोड़ दीजिए और मेन स्ट्रीम में आ जाइए। चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से जुड़े एक विवाद की। तो क्या है यह विवाद? आइए सर, देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। आप इसे गंदी जुबान वाली सियासत भी कह सकते हैं। अजय राय महोबा गए थे, वहां अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की। अब सवाल उठ रहा है कि देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी के एक राज्य का अध्यक्ष ऐसी जुबान का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? सियासत में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन गंदी जुबान का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मोदी की मोदी की मोदी की तो अजय राय की बेहद शर्मनाक टिप्पणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा जो इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, कुछ दिनों पहले अजय राय बेहद बीमार थे, आपको याद होगा, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इसलिए, और अस्पताल में ही वो एडमिट थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी, सोशल मीडिया पर लिखा भी था। यही है जो लिखा हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया यानी एक्स पर वो पोस्ट जो उन्होंने अजय राय की अच्छी सेहत के लिए किया था, साफ क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए। अजय राय की गंदी जुबान वाला वीडियो वायरल हुआ तो सियासत बेहद तेज हो गई, हलचल काफी तेज। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने महोबा में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है, इसको लेकर। तो ये जो गंदी जुबान वाली सियासत है, ये पहली बार हमें देखने सुनने को नहीं मिली है। देखिए, अजय राय अपनी जुबान के लिए पहले भी विवादों में रहे हैं, घिरते रहे हैं। अब टाइमलाइन यानी पूरा मामला समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ अजय राय एक बार फिर से विवाद में है। उन्होंने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है, अपशब्द कहे हैं। दरअसल वो शुक्रवार को पुलिस को चकमा देते हुए महोबा पहुंचे थे और गैंगरेप और अपहरण पीड़ित नीट छात्रा से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जब वो वापस जाने के लिए अपनी कार में सवार थे, तभी अपने एक कार्यकर्ता से उन्होंने पीएम मोदी को अपशब्द कहे। अजय राय की अभद्र टिप्पणी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अजय राय का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया और जिसके बाद बीजेपी ने अजय राय पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अजय राय वीडियो को एआई जेनरेटेड बता रहे हैं, यानी फर्जी। अब महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत में नफरत फैलाने, बिना अनुमति के भीड़ जुटाने, सरकारी काम में बाधा डालने और रास्ता रोकने का आरोप है। जिन धाराओं में अजय राय पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो गैर जमानती हैं।
अब सुनिए महोबा पुलिस इसको लेकर क्या कह रही है और अजय राय क्या सफाई पेश कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये तो मास्टर है इसके एआई के, भाजपा के लोग। मैं निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा एआई जनरेटेड है और केवल उस दलित बच्ची को न्याय न मिले, उस दलित बच्ची के पूरी तरीके से उस इशू को, उस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, इस पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक नहीं 100 मुकदमे लगा दे, मैं उसके लिए तैयार हूं, पर उस दलित बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। 2 कौड़ी का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जिसकी 2 कौड़ी की हैसियत है, उसने सारी मर्यादा तोड़ दिया। कल का दिन भारतीय राजनीति का, मुझे लगता है भारत की डेमोक्रेसी का, भारत के लोकतंत्र का बहुत काला दिन है और इस तरह की भाषा, इस तरह के व्यवहार को समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अजय राय की गंदी जुबान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। सीएम योगी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की अभद्र और अब अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। कांग्रेस के युवराज भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। कांग्रेस हताशा, निराशा, कुंठा के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है। अब देशवासियों से क्षमा मांगने लायक भी स्थिति नहीं रही है। पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं? यूपी बीजेपी चीफ, जब होने लगे अंत की आहट तो आने लगी शब्दों में गिरावट। अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की बौखलाहट निराशा को दर्शाती है। बीमार होने पर जिसने उनके स्वस्थ होने की कामना की थी, आज उसी लोकप्रिय जनसेवक को यह अपशब्द कह रहे हैं। इमरान मसूद सांसद कांग्रेस, वो क्या कह रहे हैं? बीजेपी हमेशा हम लोगों को अपशब्द कहती है। क्या उनके खिलाफ कभी एफआईआर दर्ज की गई है? शाहनवाज हुसैन बीजेपी नेता, जिन्होंने उनके स्वस्थ होने की दुआएं दी, उनके खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, दुआओं के बदले गाली। यही कांग्रेस की संस्कृति है। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी। अब आपको सुनवाएंगे भी कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता, दोनों को सुनिए। उन्हें आप ही पूछिए कि क्या इसको उनका माफीनामा माना जाए, कि वो माफी शब्द ना उपयोग करके देश की जनता से ये कहना चाहे नहीं नहीं हमने तो ऐसा कहा नहीं, ये माफी ही हुआ। अगर ये है तो उन्हें स्पष्ट रूप से माफी शब्द का उपयोग करते हुए, क्षमा प्रार्थना का उपयोग करते हुए शब्द का मांग लेना चाहिए क्षमा माननीय प्रधानमंत्री जी से। मैंने सुना नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन एफआईआर तो इनका काम है। एफआईआर तो इनके लोग रोज गाली देते हैं हमें। किसी के ऊपर एफआईआर देखी आपने? कांग्रेस पार्टी का स्तर इतना गिर गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है। हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्राइड है, देश की प्रतिष्ठा के विषय है। और ऐसी अभद्र टिप्पणी, ऐसी हल्की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कर रहा है, ये उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी को हर उस व्यक्ति से नफरत है जो देश की प्रगति में अपना योगदान देता है, और वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री से इसीलिए इतनी नफरत करते हैं क्योंकि आज भारत स्थिर, सुरक्षित है और भारत में लोकतंत्र है, अराजकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अजय राय द्वारा दिए गए स्टेटमेंट स्पष्ट करते हैं कि इज इंस्पायर्ड बाय अर्बन नक्सल्स, और वो राहुल गांधी से इंस्पायर्ड है। राहुल गांधी के अंडर में परिवारवादी कांग्रेस एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हमजा के जनाजे में धुरंधर का खौफ। देखिए, पाकिस्तानी आतंकवादी हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस आतंकवादी को आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। चलिए जल्दी से जान लीजिए, आपको बता देते हैं कि कैसे आज इस आतंकवादी को पाकिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया और कैसे आज एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकवादियों से गठजोड़ बेनकाब हो गया। इस्लामाबाद के फातिमा स्कूल में हमजा का अंतिम संस्कार हुआ। उसके जनाजे में पाकिस्तानी आतंकवाद के बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ को फिर से दुनिया के सामने बेनकाब किया है। वैश्विक आतंकी सैयद सलाउद्दीन जनाजे में खुलेआम घूमता हुआ नजर आया, जबकि अल बद्र का सरगना बख्त जमीन भी अंतिम विदाई देने पहुंचा। ये दोनों ही टेररिस्ट भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई के कई बड़े अधिकारी भी जनाजे में शामिल थे, जबकि पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी सादे कपड़ों में छुपते छुपाते मौजूद रहे।
इसी वजह से आतंकी हमजा का जनाजा भारी सुरक्षा में निकाला गया और हमजा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का बेहद करीबी माना जाता था। आईएसआई में कर्नल रिजवान नाम का अधिकारी उसका मुख्य हैंडलर था, जो उसे भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए दिशा निर्देश देता था। हमजा मुजफ्फराबाद में एक औद्योगिक परिसर से अपना नेटवर्क चलाता था। इसे माचिस फैक्ट्री कहा जाता था और हमजा का कोड नेम डॉक्टर था। ये टेररिस्ट डॉक्टर नाम दिया है। आईएसआई ने उसे कमांडो सुरक्षा, बुलेट प्रूफ गाड़ी और स्कॉट वाहन तक दे रखे थे। वो मुजफ्फराबाद के चीला बांदी इलाके में भारी सुरक्षा के बीच रह रहा था, लेकिन इसी मुजफ्फराबाद में कॉलेज के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके सही जगह भेज दिया गया। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक हमजा बुरहान के सिर में 3 गोलियां मारी गई थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमजा का नाम साल 2019 के अपने भारत पुलवामा आतंकवादी हमले से जुड़ा था, सामने आया था इसका नाम। इसी आतंकी हमले में हमारे सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। बताया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला था, जो पढ़ाई के नाम पर पाकिस्तान गया और वहां अल बद्र में शामिल हो गया। इसके बाद उसने पीओके में बैठकर आतंकी भर्ती करके नेटवर्क खड़ा किया। वो घाटी में जाली नोट और ड्रग्स का कारोबार चलाता था। फिलहाल हत्या के बाद आज इस आतंकी हमजा का जमीन में मिल गया, अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अब जिस किसी ने भी मौत के घाट उतारा, भारत के लिहाज से सही हुआ। आगे आपको यह बताते हैं, सुनवा देते हैं इस मामले पर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बुरहान हमजा मारा गया है, तब उसके जनाजे में भी या तो आतंकी पहुंचे हैं और या आईएसआई के अधिकारी पहुंचे हैं। ये बताते हैं कि दूसरे देशों के अंदर तरक्की का पैमाना होगा, उनकी प्रगति, उनकी इकोनॉमी, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की का पैमाना है षड्यंत्र, चंदा लेना और भूल जाना, झूठ बोलना, आतंक करना और आतंकियों को पनाह देना। यही फर्क है एक आतंकी देश में और एक भले देश में। चलिए, तो धीरे धीरे करके एक एक आतंकवादी का काम तमाम हो रहा है। मार कौन रहा है ये नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं प्रचंड गर्मी में बिजली कटौती से बवाल की। देखिए, देश समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस गर्मी में बिजली कटौती से हंगामा खड़ा हो गया है। बिजली कटौती को लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगह बवाल मचा है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मेरठ से है, जहां बिजली कटौती के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये देखिए, आप आगे आगे चलो, हम पीछे चलेंगे आपके। आप आगे आगे चलो, हम पीछे चलेंगे आपके। ये तो मेरठ की बात हो गई। अब उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। कैसे बांदा में बिजली कटौती से परेशान लोग पावर हाउस तक पहुंच गए और पावर हाउस में जमकर हंगामा करने लगे। और ये बागपत की तस्वीर है। बिजली विभाग मुर्दाबाद। किस चीज की तानाशाही दिखाया आपने? आवाज भी नहीं उठा सकते अपनी। आवाज नहीं लगा सकते। बिजली विभाग मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद। किस चीज की तानाशाही दिखाया आपने? तो ये बांदा उत्तर प्रदेश और ये बल्कि बागपत की तस्वीर थी। बिजली विभाग मुर्दाबाद। बिजली कटौती की एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और ये तस्वीर गुरुग्राम में बिजली सप्लाई बाधित होने से रैपिड मेट्रो रास्ते में ही खड़ी हो गई, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। और इसके बाद मेट्रो में सवार यात्री पैदल ही प्लेटफॉर्म के लिए रवाना हो गए। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। देखो भाई, देखो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे। ये देखो, गर्मी बढ़ी, डिमांड बढ़ी और इसी बीच थोड़ी सी टेक्निकल या जो भी चीजें, अब इसको लेकर आक्रोश भी। उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। बरेली में ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। ये देखिए, देखिए, यूपी में बिजली की समस्या को लेकर सियासत भी खूब शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला बोल रहे, निशाना साध रहे हैं। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से बिजली संकट है। ये देखिए अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है। अब
आपको बता देते हैं कि आखिर बिजली कटौती यूपी समेत कई राज्यों में पारा 47 डिग्री को पार कर गया है, जिससे हर शहर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बुलंदशहर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, बिजली की कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूपी के विधायकों ने भी इस समस्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। हालांकि यूपी में यह कटौती भीषण गर्मी में बढ़ी खपत से हो रही है, क्योंकि यूपी में बिजली खपत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में बिजली खपत बढ़कर 30,000 मेगावाट को पार कर गई, जबकि इसी समय 2024 में यह मांग 27,000 मेगावाट के करीब थी। सीएम योगी ने बिजली की समस्या को लेकर सख्त आदेश जारी किए। लापरवाही बरतने पर मेरठ, गाजियाबाद में 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, जबकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सीएम योगी लगातार गर्मी और बिजली पर सख्त आदेश जारी कर रहे हैं। और अब आपको सुनवाते हैं सियासी नेताओं का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। गर्मी के दिनों में चूंकि डिमांड बढ़ जाती है और मार्केट में बिजली उतनी उपलब्ध नहीं होती है, कई बार हमारे संयंत्र भी कंपलसरी रिपेयरिंग में चले जाते हैं, इसलिए बढ़ी हुई मांग को हम पूरा करने में थोड़ा सा गैप रह जाता है। मैं प्रदेश के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बढ़ी हुई मांग में भी, चुनौतीपूर्ण समय में भी, हम लोग आपको पर्याप्त बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भीषणतम संकट झेल रहा है बिजली का। किसान की जायद की फसल, आम आदमी की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है और बिजली का कहीं अता पता नहीं। कहां है सुशासन भाजपा का? लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिजली का गंभीर संकट है और कई घंटे अघोषित रूप से बिजली की कटौती होने का काम हो रहा है। सरकार अगर एक दिन भी मीटर में बिल जमा ना करे तो बिजली काटने का काम कर रही है, जिससे पूरे शहर भर के अंदर जनता आंदोलित है। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एक हैरान कर देने वाली खबर की, क्योंकि क्या ईरान के टारगेट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप। देखिए, ट्रंप की बेटी है इवांका, जिनकी हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है और दावा है एक आतंकवादी ने इवांका को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। ये इवांका ट्रंप की है तस्वीरें, फाइल है, लेकिन ये एक बड़ी खबर के तौर पर आई दुनिया के सामने। जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बम दागने की तैयारी में, तो उधर उनकी बेटी ईरान से जुड़े आतंकी कमांडर के निशाने पर आ गई और इसको लेकर काफी हलचल। लेकिन कौन है वो जिसने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को मारने का प्लान बनाया? आप ये देख रहे हैं जो तस्वीर, ये उसी शख्स की तस्वीर है, ये देखिए आप, और जिसने सोशल मीडिया पर इवांका के घर का नक्शा भी जारी कर दिया था और अब हत्या की साजिश में यह दबोचा गया है टर्की से। वैसे ट्रंप की बेटी तक पहुंचना किसी दुश्मन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भारी भरकम सुरक्षा घेरे में रहती हैं। ये देख रहे हैं, इसलिए ये फाइल वाली वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी, कितने लोग हैं, कितनी देर की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क और प्रेसिडेंट की बेटी है। चलिए अब जान लीजिए कि आखिर कैसे और क्यों रची गई ये साजिश। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश पर खौफनाक खुलासा हुआ। उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी पर मौत का साया था। दावा है कि ईरान से जुड़ा एक आतंकी इवांका को मारना चाहता है। उसका नाम मोहम्मद बकर साद दाऊद है, अल सादी बताया जा रहा है, जो इराक का रहने वाला है और उसने IRGC से ट्रेनिंग हासिल की है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अल साद ने बड़ी साजिश रची। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी ने इवांका के घर की रेकी की थी। सोशल मीडिया पर उसने फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा पोस्ट किया। अल सादी ने वहां धमकी भी दी थी, जिसने सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और 32 साल के आतंकी अल सादी को गिरफ्त में ले लिया गया। पूछताछ में आरोपी अल सादी ने खुलासा करते हुए कहा है कि वो ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का
बदला लेना चाहता था, क्योंकि 6 साल पहले अमार की एयर स्ट्राइक में सुलेमानी मारा गया था और सुलेमानी को वो अपना गुरु मानता था, इसलिए बदले का प्लान बनाया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अल सादी सार्वजनिक रूप से कहता था, वो भड़काते हुए कहता था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा ताकि ट्रंप के घर को उसी तरह जला सके जैसे उसने हमारा घर जलाया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में मारे गए सुलेमानी की मौत से अल सादी नाराज था, इसीलिए हमले की साजिश रची उसने, लेकिन वो मंसूबों में नाकाम हो गया, यानी फ्लॉप। और अब जिन इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची गई थी, आखिर वो कौन है? सब ये जानते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी और कामयाबी फैशन और बिजनेस वर्ल्ड में। हमें कमांडर के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में खबर या रिपोर्ट मिलती है जिन्हें धमकाया गया है, जो शासन के साथ मिलकर उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि परिवार को निशाना बनाकर राष्ट्रपति के करीबी लोगों को, कैबिनेट सदस्यों को या किसी भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति को निशाना बनाकर ये स्पष्ट रूप से अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने शासन के लिए समय प्राप्त करने के लिए फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बारे में बहुत सतर्क रहना होगा। तो जिन्हें अभी आप सुन रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार थे, लेकिन जिन इवांका को मारने की प्लानिंग या साजिश रची गई थी, आखिर वो कौन है? सब ये जानते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तो बेटी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी और कामयाबी फैशन और बिजनेस वर्ल्ड में भी है। तस्वीरें देखी जाएगी। फैशन आइकन है इवांका ट्रंप, अपने फैशन के लिए जानी जाती हैं। प्रेसिडेंट की बेटी तो है ही, लेकिन इनकी एक अपनी एक अलग पहचान और दुनिया है। हाँ, भारत भी आ चुके हैं इवांका ट्रंप। देखिए, इवांका ट्रंप कई बार भारत आ चुके हैं। 2020 में देखिए, जब वो भारत आई थी तो आगरा का ताजमहल देखने पहुंची थी, उसी वक्त ये तस्वीर। चलिए अब इवांका ट्रंप के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इकलौती बेटी इवांका ट्रंप जो ईरान के टारगेट पर हैं। इवांका ट्रंप सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी नहीं बल्कि सेलिब्रिटी हैं। वो बिजनेस, फैशन और पॉलिटिक्स की दुनिया का एक बड़ा चेहरा है, आइकन है। वो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पहली पत्नी इवाना ट्रंप की बेटी हैं। इवाना ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया के बीच पली बढ़ी हैं। पिता के बिजनेस के साथ ही उन्होंने खुद भी साम्राज्य खड़ा किया। बतौर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। रियल एस्टेट, फैशन और ब्रांडिंग की दुनिया में अपनी एक खास अलग पहचान बनाई। अमेरिका की राजनीति में भी इवांका ट्रंप का रोल काफी अहम रहा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में वो अनऑफिशियल एडवाइजर मानी जाती थी। अक्सर अपने राष्ट्रपति पिता के काम देखती और विदेशी दौरों पर वो जाती भी थी। इवांका 2017, 2020 और 2024 में 3 बार भारत आ चुकी हैं। इवांका ट्रंप की शादी 2009 में कारोबारी जेरेड कुशनर से हुई थी। ट्रंप सरकार में सलाहकार कुशनर और इवांका के 3 बच्चे हैं। फिलहाल दोनों फ्लोरिडा में रहते हैं और कई बड़े निवेश प्रोजेक्ट से ये जुड़े हुए हैं। 45 साल की इवांका ट्रंप अरबों रुपयों की संपत्ति की मालकिन हैं। पिता के राष्ट्रपति होने से उन्हें भी हाईटेक सुरक्षा मिली हुई है। सीक्रेट सर्विस के कमांडोज 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनकी सुरक्षा घेरे के लिए। और अब चूंकि बेटी को जान को खतरा, तो उधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की रणनीति भी बना रहे हैं और तभी तो अचानक अपने सब कुछ प्लान उन्होंने कैंसिल करके राजधानी लौटाए हैं। ये तस्वीरें देखिए, वॉशिंगटन बीस्ट, ये पूरा काफिला और जिसमें ये सवार होते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, बीस्ट गाड़ी और उनका ये काफिला आपको नजर आ रहा है वॉशिंगटन डीसी। अचानक राजधानी लौटे डोनाल्ड ट्रंप, उससे खलबली मच गई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड में व्हाइट हाउस पहुंचे और कहा जा रहा है कि वहां बड़े हमले की प्लानिंग हो रही है। यह पूरी तैयारी। लेकिन ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है और धमकी दे रहा है कि करारा जवाब देंगे अगर अटैक होता है तो। ये पूरी तस्वीर, ये फाइल तस्वीर है वैसे, लेकिन ईरान भी अपने मंसूबे दुनिया के सामने रख चुका है कि हम पर अटैक होगा, हम छोड़ेंगे। तो एक तरफ जंग भड़कने की आशंका है,
और दूसरी ओर पाकिस्तान शांति करवाने में लगा हुआ है। तभी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ईरान पहुंचे और वहां राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात करके डील कराने पर चर्चा की। ये तस्वीर ईरान की राजधानी तेहरान। तो सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमला होने वाला है? आइए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस वक्त ईरान को लेकर अमेरिका में बहुत बड़ी हलचल है, क्योंकि ईरान अमेरिका में समझौते पर बात फंसी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमले का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि ईरान पर हमले के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। उन्होंने बेटे की शादी से जुड़ा प्रोग्राम और वीकेंड प्लान कैंसिल कर दिया। दावा है कि फ्लोरिडा से ट्रंप अचानक राजधानी वॉशिंगटन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह फैसला सरकारी परिस्थितियों की वजह से लिया गया है। बाद में ट्रंप ने प्रोग्राम कैंसिल करने को ईरान से जोड़कर बताया और अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसरों ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अधिकारियों को हमले की स्थिति में तैयार रहने के लिए कहा गया है। दावा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई विमान पहुंच रहे हैं। वहां से सैनिकों को निकालने की तैयारी है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। हमलों की आशंका पर ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। ट्रंप को धमकाते हुए ईरान ने कहा है कि दुश्मन की मूर्खता का जवाब देंगे। और इसी बीच समझौता करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख ईरान में हैं। असीम मुनीर शांति समझौते के प्रस्ताव को लेकर ईरान से चर्चा कर रहे हैं। उधर सऊदी अरब, यूएई, कतर ने डोनाल्ड ट्रंप से हमला ना करने की अपील की है। और इस वक्त आपको बता दें, एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री से ईरान को चेतावनी दी। जब हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने मार्को रूबियो से पूछा कि क्या ईरान पर जल्द हमला होने वाला है, तो सुनिए मार्को रूबियो का जवाब क्या था। ये सुनिए। मैं इसे किसी समय सीमा के संदर्भ में परिभाषित नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जो अभी हो रहा है यह यथास्थिति नहीं बन सकता और यह हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता। किसी न किसी बिंदु पर इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए, जिसकी शुरुआत इस तथ्य से होती है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इसलिए संवर्धन और अत्यधिक संवर्धन यूरेनियम के मुद्दे का सामना करना होगा। राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि वो बातचीत के माध्यम से परमाणु मुद्दे और होर्मुज़ स्ट्रेट के मुद्दे को हल करना पसंद करेंगे और यह प्रक्रिया जारी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी इस दिशा में काम चल रहा है। यही हमारी प्राथमिकता है। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ईरान पर अमेरिका हमले की तैयारी में है तो ईरानी सड़कों पर हैं। हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त ईरान की सड़कों पर। ये देखिए जरा तस्वीरें ईरान में सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी। सुनिए जरा शो। सैकड़ों बाइक्स के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। अब जरा आपको दिखा रहे हैं कि ईरान में 1000 बाइक लेकर लोग कैसे सड़कों पर निकले और डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती पेश कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। साथ ही अपनी सेना का समर्थन कर रहे हैं ईरान। از این وحدت دشمنان موجز دستگی ممنوع چند دستگیانی। और अब जरा सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी कमांडर क्या कुछ कहते हैं। ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है। वो दुनिया भर में मुश्किलें बढ़ाने और समस्याएं पैदा करने के लिए अपना पैसा भेजते हैं। हम उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। हमें इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो अभी भी मोर्चे पर डटे हैं। और मैं आपके प्यारे लोगों से बताना चाहता हूँ कि हमारी सभी सशस्त्र सेनाएं पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं और पूरी ताकत से मुस्तैद हैं। अगर दुश्मन कोई भी गलती करता है
अगर दुश्मन फिर से कोई हिसाब किताब लगाने की चूक करता है तो वे जोरदार और निर्णायक जवाब देंगे। ईरान और अमेरिका में मचे घमासान के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंच चुके हैं। रूबियो के भारत पहुंचने की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे वो लैंड कर रहे थे, उसके बाद से भारत की सरजमीन पर वो अब आप देख रहे हैं। पहले दिल्ली आए जहां उनका स्वागत किया गया। तो मार्को रूबियो के दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें और कुछ डिटेल्स भी अब आपके सामने हम रख देते हैं कुछ और विस्तार के साथ। देखिए, मार्को रूबियो का प्लेन कोलकाता में लैंड हुआ, जहां अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने उनका स्वागत किया और इसके बाद मार्को रूबियो सीधे मदर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने संस्था के अधिकारियों से मुलाकात की और वहां चल रहे सेवा कार्यों की जानकारी हासिल की। ये जो दौरा है भारत का 3 दिवसीय दौरा है और बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। दुनिया भर की निगाहें इस पर हैं। आज काफी महत्वपूर्ण वार्ता भी हुई। अब अगली तस्वीर आपको रखने जा रहे हैं, जो कि जिस वजह से है, जो मुख्य, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दिल्ली में पीएम मोदी के साथ 1 घंटे तक लगभग उनका रणनीतिक मंथन चलता रहा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया ट्रंप के कहने पर। और तो दुनिया देख रही है इस वक्त भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं, विदेश मंत्री की मौजूदगी यहां पर, मार्को रूबियो की अपने आप में खास। लेकिन यह जानना जरूरी है कि आए क्यों हैं मार्को रूबियो भारत। आइए डिटेल्स पहुंचाते हैं, आपके सामने रखते हैं। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ईरान से जंग के बीच भारत पहुंचे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिनों के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेवा तीर्थ में मुलाकात की है और अमेरिकी विदेश मंत्री और प्राइम मिनिस्टर मोदी में करीब 1 घंटे लगभग मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा की। बैठक में पश्चिमी एशिया की स्थिति और ईरान संकट पर भी वार्ता हुई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। यह न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री 26 मई को क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक में जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। रूबियो ने कहा कि अमेरिका फिर से क्वाड को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत में क्वाड बैठक सिर्फ औपचारिक फैसला नहीं है, इससे अमेरिका की नजरों में भारत की अहमियत पता चलती है। अब आपको सुनवाते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के साथ ही भारत से रिश्तों पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। फाउंडेशन हमारे देशों के बीच संबंधों की नींव और जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा हिस्सा स्थायी भी है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध है और यह संबंध ट्रंप के पहले प्रशासन से ही चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है इन बैठकों को करना हमेशा आसान होता है क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत आत्मीयता है, लेकिन कई मुद्दों पर हमारी राय काफी हद तक एक जैसी है। और वास्तव में जैसा कि मैंने कहा और अभी भी कुछ देर पहले यहाँ से हमारे दूतावास के कर्मचारियों से बात करते हुए, हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति हमारे दृष्टिकोण का एक मुख्य आधार खुद को एक प्रशांत राष्ट्र मानते हुए भारत के साथ संबंध है, जो लगातार मजबूत होता जा रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी और एक दूसरे के देशों में निवेश के क्षेत्र में भी। भारतीय कंपनियों ने अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश किया है। तो वास्तव में ये एक ऐसा दौरा है जो हमारे पहले से जीवन संबंधों को मजबूत करने और पुनर्जीवित करने और नए अवसरों का पता लगाने के लिए है। सुन लिया आपने मार्को रूबियो को। तो अमेरिकी विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये दौरा, लेकिन आज इसी बीच एक के बाद एक फिर देश में तेल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल के साथ ही सीएनजी फिर से महंगी हो गई है और ये थोड़ा सा आम लोगों के लिए एक झटके वाली बात है। इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम रखेंगे, क्योंकि ये जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें उछली हैं, इसी बात वो जंग की आशंका के बीच ग्लोबल ये असर पड़ रहा है। और इसी बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल खरीदने की होड़ लग गई है। स्क्रीन पर यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। ये देखिए, मतलब जिसको जो मिल रहा है गैलन वैलन उसी में भरवा ले रहे हैं। ये देखिए आप लाइन
कंटेनर लेकर पहुंचे। तो अब जान लीजिए, बता देते हैं आपको कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ है। देखिए 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तीसरी बार बढ़ी हुई हैं। इस बार फिर से कंपनियों ने करीब 1-1 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। करीब दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 91 पैसे महंगा होकर 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे 4 दिन पहले भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। तब पेट्रोल डीजल पर एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि उससे पहले 15 मई को 3 रुपए का इजाफा किया गया था प्रति लीटर। सिर्फ तेल ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी महंगी हुई है। गैस कंपनियों ने प्रति किलो सीएनजी में 1 रुपए का इजाफा किया है और इसके बाद दिल्ली में सीएनजी अब 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो मिल रही है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से देश भर में माल भाड़ा भी बढ़ सकता है, जिससे दूर से आने वाली सब्जी, फल और राशन महंगे हो सकते हैं। खेती की लागत बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने का खर्चा बढ़ेगा। बस ऑटो के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन जंग के चलते तेल गैस के सप्लाई पर असर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया है। अगर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल ही रहा तो दाम और बढ़ सकते हैं। हालांकि इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में तेल की कोई किल्लत नहीं है, मांग बढ़ने से कुछ पंपों पर कमी है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। अब सुनिए पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर क्या कुछ कर रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं आम जनता। आमदन कम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि और बढ़ेंगे। तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं बढ़ रही, बस महंगाई बढ़ती जा रही है। सोचे नहीं थे इतना बढ़ जाएगा, अब बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, घटने का तो नहीं। के बजट में कुछ दिक्कत आ रही है आप लोग को महीने में? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, जो बजट ही गड़बड़ा गया है सब। गरीब की जेब पे असर पड़ने वाला है, अमीरों पे तो कोई असर पड़ेगा भी नहीं। जो देना है गरीब ने देना अपनी जेब से। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब मरता जा रहा है बेचारा, और क्या करेगा गरीब। अब तो ऐसा हो गया कि जैसे समझ लो कि पैदल चलने में मजबूर है लोग। हमारी तो पगार भी नहीं है, हम लोग तो ऐसा ऑर्डर पे ही काम कर रहे हैं, हमारा फिक्स पगार है भी नहीं, हमको तो परवड़ेगा भी नहीं ऐसा। तो है ही आमदनी, तो उस हिसाब से नहीं, फिर भी जाना आना तो है ही है। भाई युद्ध हो रहा है तो दाम तो बढ़ेंगे ही थोड़ा सा, अब उसमें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। महंगाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, इतना जल्दी दाम नहीं बढ़ना चाहिए था। इतना हाई होने का मतलब क्या हुआ? ये तो पॉकेट खाली कर देगा। ये बहुत असर पड़ रहा है भाई, क्या करे, गरीबी से आदमी मर रहा है, क्या करे, मजबूरी है कि गाड़ी चला रहा है। तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना कम से कम यूज करें, क्योंकि देश के लिए भी अच्छा है या हमारे लिए भी अच्छा है। इससे तो बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अब गाड़ी भी चलाना कम सोच रहे हैं कि गाड़ी कम चलाएं। देखिए यूपी मुरादाबाद में एक तस्वीर सामने आई, जहां बैलगाड़ी चलाकर पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का विरोध प्रकट किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये इन्होंने विरोध जताया। अब जरा समझ लीजिए, इसी बीच वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनकर उभरा है और वेनेजुएला ने मई 2026 में सऊदी और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अभी केवल रूस, यूएई ने ही वेनेजुएला से ज्यादा तेल सप्लाई किया है भारत को। यह जानकारी एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी कैपलर की तरफ से दी गई है और दावा है कि इस महीने वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई 50% तक बढ़ गई है। भारत ने मई में रोज वेनेजुएला से 4.17 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया और जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा सिर्फ 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वेनेजुएला का तेल सस्ता और रिफाइनिंग सिस्टम के अनुकूल है। जनवरी में अमेरिका ने जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल निर्यात वेनेजुएला को ढील दी थी और उसी के बाद अप्रैल से भारत में फिर से वेनेजुएला का तेल आना शुरू हुआ है। दावा है कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति अगले हफ्ते भारत भी आ सकती हैं और माना जा रहा है कि भारत दौरे के दौरान तेल सप्लाई पर वार्ता होगी। सऊदी अरब, अमेरिका और वेनेजुएला में दुनिया का बड़ा तेल भंडार मौजूद है। ऐसे में अब खाड़ी देशों से सप्लाई ठप हुई तो भारत ने एक नया रास्ता अपने लिए ढूंढ निकाला है। चलिए इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।